तो हमने अपना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट किया था, जो लास्ट टॉपिक कह सकते हो पूरे चैप्टर का। वो था रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स। तो हमने बोला था कि भाई इस रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है जब हमारे फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट सेपरेट होते हैं ना, आप ऐसे कह सकते हो कि नॉन इंटीग्रेटेड जब होते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने बोला था भाई हमें एक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसको हम रिकंसिलिएशन का अकाउंट भी बोल सकते हैं। और इसमें फिर हमने कॉजेज देखे थे कि भाई क्या कॉजेज ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स के। कि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आती। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई और फाइनेंस कॉस्ट हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, इस तरह की चीजें। कुछ इनकम हो सकती है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई और इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ये चीजें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती हैं, राइट। इसी तरह से हमने बोला था कुछ चीजें हमारी सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आती। यहाँ पे बेसिकली नोशनल कॉस्ट आ जाती है, नोशनल कॉस्ट। ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल हमने लिखे थे। और फिर हमने देखा था कि भाई कुछ चीजों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है कॉस्ट अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स में। जैसे लीपो मेथड हो सकता है कॉस्ट अकाउंट्स में फॉलो हो रहा हो बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम फॉलो नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन का डिफरेंट मेथड हो सकता है। ओवरहेड चार्ज जो हमने करा है कॉस्ट अकाउंट्स में हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके हो सकता है, अब्जॉर्प्शन रेट यूज करके करें। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो हम एक्चुअल बेसिस पे ही करते हैं, राइट। तो इस तरह की जो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट है इसकी वजह से भी प्रॉफिट्स में चेंज आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है दोनों अकाउंट्स में। फिर वैल्यूएशंस में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने बोली थी बात कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेते हैं जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में सिर्फ कॉस्ट लेते हैं। तो इस तरह की वैल्यूएशंस हमारी अलग अलग हो सकती है कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है। तो ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस होते हैं। बाकी हमें क्या अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेप्स करने होते हैं। हमें सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट सेट करना होता है या निकालना होता है। उसके लिए याद रखना कि आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट शीट के हिसाब से हम लोग कॉस्ट जो प्रॉफिट होता है वो लेते हैं। और फिर हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से बनाना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। उसके लिए हम लोग अपना वही घिसा पिटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और फिर हम लोग अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है बीआरएस जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे ना, एक से स्टार्ट करके हम लोग प्लस माइनस करके दूसरे पे आते थे, वैसे ही कुछ काम यहाँ पे आपको करना होता है। ठीक है जी। तो ये मतलब एक ब्रीफ हमारा इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्चुअल बातें करनी थी। वैसे तो हमें लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करना था एक, लेकिन वो थोड़ा सा इशू था कुछ, तो इस वजह से हम कर नहीं पाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम कर लेते हैं। तो आप फटाफट से क्वेश्चन पे आना। बिल्कुल हमारा प्योर प्रॉपर एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क करो। जब भी आप रिकंसिलिएशन वाला पार्ट करो तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर करके जाना है आपको 100%। ठीक है जी। वैसे बहुत आसान है, मतलब अगर आपको कॉस्ट शीट आती है, मेन है कि अगर कॉस्ट शीट बनानी आपको आती है जो कि हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान आपका काम हो जाता है। ठीक है। तो एक बार रीड करना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो पहली बात ध्यान से देखना, उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जानकारी दी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें क्या क्या जानकारी गिवन है। सबसे पहले उसने सेल्स बताया, और सेल्स में उसने बता रखा है कि 20,000 यूनिट्स हमने सेल करे और टोटल सेल हो गई हमारी 25 लाख रुपीस की। फिर मटेरियल की कॉस्ट बता दी उसने 10 लाख रुपीस की। फिर वेजेस बताया उसने 5 लाख रुपीस। फैक्ट्री ओवरहेड्स बताया उसने 4 लाख 50। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्योंकि उसने बोल दिया प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो ये आपका सब कॉस्ट शीट से रिलेटेड है भाई। आपको याद होगा कि कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अगर प्रोडक्शन रिलेटेड होते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आते थे, नहीं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आते थे। तो यहाँ पे उसने प्रोडक्शन रिलेटेड बोल रखा है। ठीक है। तो सितारा ध्यान रखना इस बात का। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1,80,000। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स उसने बता रखे 1230 यूनिट्स के, इसकी वैल्यू बता रखी है 1,50,000 रुपीज की। बट ध्यान रखना भाई ये सारी जानकारी एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से नहीं है।
इसका मतलब जैसे कि अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूं, तीनों ओवरहेड्स जो उसने दे रखे हैं वो एक्चुअल इनकर्ड के हिसाब से दे रखे हैं कि एक्चुअल कितने ओवरहेड्स हो। अब कॉस्ट अकाउंट्स में हम जरूरी नहीं कि एक्चुअल के हिसाब से चार्ज करें, वहां हम लोग अब्जॉर्प्शन के हिसाब से करते हैं। हम एक अब्जॉर्प्शन का बेसिस निकाल के उसके हिसाब से अब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड्स को रिकवर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह से जो फिनिश गुड्स की वैल्यू आई होगी, सोचने वाली बात है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से आई होगी, है ना, जहां पे हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से निकाला होगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में भी ऐसे निकालेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो वी हैव टू रीड एंड गो ओवर द एंटायर क्वेश्चन, और करते करते फिर बातें समझनी होती कि भाई कहाँ डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या दे रखा है उसने, वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल देखो, इसमें टोटल वैल्यू दे रखी है 70,000 की। आपको लास्ट क्लास में याद होगा, हमने मिसिंग फिगर वाले दो क्वेश्चन करे थे, बेसिकली इनकम्प्लीट लेजर अकाउंट्स वाले। उसमें हमने दोनों भी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक निकाला था, और उसमें हमने तीनों कंपोनेंट लिए थे। तो उसने यही कर रखा है, उसने क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखी है, उसके कंपोनेंट वाइज कॉस्ट बता रखी है, और फिर टोटल बता रखा है कि इसकी टोटल क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू है 70,000 की, राइट। अच्छा, इसके अलावा फिर गुडविल रिटर्न ऑफ बता दिया उसने 2 लाख रुपीज का, और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बताया 20,000 रुपीज का, क्योंकि सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से चल रहा है। तो भाई अगेन ये दोनों चीजें तो आपको याद रखनी भाई, क्या ये कॉस्ट अकाउंट्स में आती है गुडविल रिटर्न ऑफ या इंटरेस्ट ऑन लोन? नहीं आती, है ना। तो जब हम कॉस्ट शीट के हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो हमको ये दोनों खर्चों को नहीं लेना होगा, परंतु फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, अब देखो इंपॉर्टेंट, अब कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से बता रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 100% ऑफ वेजेस। तो ये देखो अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है कि भाई एक्चुअल ओवरहेड्स तो इतने हुए जो यहां पे दे रखे हैं, अब कॉस्ट अकाउंट्स में हम इसको कैसे अब्जॉर्ब करते हैं वो बता रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो हम 100% ऑफ वेजेस के हिसाब से करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम लोग 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से करते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम अब्सॉर्ब करते हैं या रिकवर करते हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। और ध्यान रखना, 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट्स कितने सोल्ड कर रखे हैं हमने, कितने बेच रखे हैं, वो 20,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से हमें बोल रहा है कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं ओवरहेड्स के बारे में। और बाकी कहता है प्रिपेयर करो अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा, जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, मैंने आपको जो यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए थे लास्ट कॉन्सेप्ट में, लास्ट क्लास में, तो तीनों स्टेप्स लगाने आपको। स्टेप नंबर 1 में पहले कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट निकालना है, फिर स्टेप नंबर 2 में आपको पीएनएल अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालना है, और स्टेप नंबर 3 में फिर आपको रिकंसिलिएशन करके दिखानी। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले अब ये स्टेप लगाते हैं। बेसिकली स्टेप नंबर 1, पार्ट 1 हो गया हमारा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बोलूं या कॉस्ट अकाउंट्स बोल देता हूं, बेटर होगा, मैं कॉस्ट अकाउंट्स बोल देता हूं, नीचे कॉस्ट शीट लिख दूंगा, है ना, नीचे लिख देंगे कॉस्ट शीट, यहां बोल देते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि भाई हम लोग क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है भाई, जब भी रिकंसिलेशन वाला पार्ट हो आपको कॉस्ट शीट बनाना है, और कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको वही अपना जैसे पिछले चैप्टर में बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हालांकि यहाँ यूनिट्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं होती, है ना, आपको तो सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, दैट इज योर मेन पर्पस। तो आप सिंपल 1 रुपीज और यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसका कॉलम बना लो। और अब देखो कॉस्ट शीट वाला पार्ट थोड़ा सा फास्ट करूंगा भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो सबसे पहले मटेरियल, तो मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं सबसे पहले। तो वो तो देखो, जो चीजें तो हमें कॉस्ट अकाउंट से मिलेगी, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट से लेनी है, वो तो हम वहीं से लेंगे, है ना। तो ये तो 10 लाख रुपए हम वैसे मटेरियल कंज्यूम लेते हैं, हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेते हैं उसके सॉरी उसके लिए हमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग चाहिए होता है। अब वो डिटेल्स तो देखो हमारे पास है नहीं, तो मैं यही मान लेता हूं कि ये मटेरियल कंज्यूम्ड ही दे रखा है, ये क्वेश्चन वाले ने मटेरियल कंज्यूम्ड ही दे रखा है, ये मैं मान लेता हूं, क्योंकि बाकी ओपनिंग क्लोजिंग परचेज अलग अलग से तो बता के नहीं दे रखी, तो दैट मीन्स मटेरियल कंज्यूम्ड ही होगा। ठीक है, और वैसे तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ रखी है, आपको पता है
कि इवन इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स हम लोग वहां पे भी मटेरियल कंज्यूम्ड ही लेते हैं, तो यहाँ पे तो कोई बात हमारी बराबर ही चलेगी। अच्छा, वेजेस में भी कोई दिक्कत नहीं, वेजेस भी अगेन उसने बताई रखे हैं 5 लाख रुपीज के। बाकी कोई कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से हमारे पास वेजेस की कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो यही हमारे कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से वेजेस भी हो गए। तो बस डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, हमने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ले लिया। तो इतना जो पार्ट हमारा निकल के आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। हाँ, प्राइम कॉस्ट बिल्कुल सही। और फिर हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, मतलब जो चीज हमारे पास है उसी हिसाब से बस चलना है। हम लोग इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेते हैं, लेकिन हम अब क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को अब्सॉर्ब देखना है कि कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, है ना। और उसके लिए उसने बोला था वेजेस का 100%, वेजेस का 100%, तो 5 लाख की वेजेस है, इसका 100%। तो यहां पे हमें एक्चुअल नहीं लेनी फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर, उस हमें लेना है कि कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, तो वो 5 लाख रुपए ही हो रहा है। लो जी, तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को यहां पे अब्सॉर्ब कर दिया। तो इतनी जो मेरी इंफॉर्मेशन या जो मेरा यहां तक आंसर निकल के आया, क्योंकि अभी इसमें WIP वाला चक्कर भी है, तो इसको मैंने बता रखा होगा आपको कि इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, या इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो, वो भी ओके होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम इसमें ऐड करते हैं एक तो ओपनिंग WIP और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP। अब देखो ओपनिंग WIP की तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, वो तो 0 ले लो, लेकिन क्लोजिंग WIP की उसने इंफॉर्मेशन दे रखी थी, कितनी थी, ये रही। आप टोटल लो, आपको ब्रेकअप का क्या करना, आपको तो पूरा क्लोजिंग WIP चाहिए, तो आप फाइनल 70,000 ले लो, क्योंकि ये WIP की वैल्यू हो गई, है ना। तो ये माइनस कर दिया, तो अब आंसर बच गया 19,30,000 का। और इसको फिर अब हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। ओपनिंग WIP प्लस करा, क्लोजिंग WIP माइनस करा, तो इससे हमारा निकल के आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब यहां से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ओर जाना होता है भाई, तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्योंकि यहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो ये कुछ स्पेशल वाले खर्चे होते थे कॉस्ट शीट में, जो हमेशा नहीं आते थे, कभी कभी आते थे। क्वालिटी कंट्रोल चेक, R&D, इस तरह के जो खर्चे होते थे, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ये ज्यादा आता था हमारा, तो वो अब हमको लेना है। और अगेन वैसे उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का एक्चुअल अमाउंट तो बता रखा है, कितना है, 2,60,000, लेकिन कॉस्ट शीट में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग अब्जॉर्प्शन के हिसाब से लेंगे। तो उसने बोल रखा था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करने एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट मेरी 19,30,000 की है, इसका 10%, तो ये आ गया 1,93,000, 1,93,000 आ गया। तो अब आपका देखो क्या निकल के आ गया, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही होगी 21,23,000, 21,23,000 की आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब बस अपने क्लैरिटी के लिए भाई, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, क्या आप मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बता सकते हो कितने हैं, ये कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट हमने निकाली है। मैं यहीं पे चलो ब्रैकेट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सोच के बताओ, सोच के बताओ हमने कितने यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस करे। तो देखो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था नहीं हमारे पास, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक किसी भी आइटम का नहीं है, किसी भी चीज का हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो फिनिश गुड का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। हमने बेचे हैं 20 लाख यूनिट, सॉरी 20,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास पड़ा हुआ है 1230 यूनिट। तो मुझे फटाफट से बताओ मैंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 20,000 तो मैंने बेच दिए, और अभी भी मेरे पास 1230 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द पीरियड 21,230 यूनिट्स बनाए होंगे। तभी इसमें से जब मैंने 20,000 यूनिट बेच दिया होगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में 1230 यूनिट बचा होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो पहले बस ये क्लियर होना चाहिए कि हमने कितने यूनिट्स बनाए, तो 20,000 बेचा,
प्लस 1230 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका मतलब हमने 21,230 यूनिट्स बना रखे हैं, और इनको बनाने की हमारी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ गई है, 21,23,000। ठीक है ना भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ये ओके है तो आगे चलो। इसके अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि हमने बोला है ही नहीं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना बता रखा था उसने? ये बता रखा है 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक उसने कितना बता रखा है? 1,50,000। लेकिन यही तो बात है भाई, मैंने क्या बोला था, ये तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से। जब कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन भी करा था हमने कॉस्ट शीट के चैप्टर में, तो कॉस्ट शीट में तो हम लोग जो कॉस्ट शीट में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट निकालते हैं कि मेरी फिनिश गुड्स की क्या वैल्यू होगी। समझ आ रही है ना बात? तो देखो भाई, 21,23,000 रुपए, ये 21,230 यूनिट्स की कॉस्ट आई है। और क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? क्लोजिंग स्टॉक में 1230 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो प्रोपोर्शनेटली 1230 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आएगी? हमने कॉस्ट शीट के चैप्टर में काम किया था, बस वहां पे हमने क्या किया था, अगर आप चेक कर लेना, एक जो क्वेश्चन किया था, मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं, बट वहां हमने साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट लिखते हुए चल रहे थे, तो सीधा हमने कॉस्ट पर यूनिट जो निकाली थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। मतलब बात वही है, ये जो मैंने डिवाइड करके निकाला, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से, कॉस्ट शीट के हिसाब से पता लग जाएगा कि मेरी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है जी। तो बेसिकली 100 रुपए आ रहा है, ये 100 रुपए पर यूनिट आ रहा है, सिंपल। तो 100 रुपए इंटू 1,230 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,23,000। ये आ जाएगा 1,23,000। 1,50,000 तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से, हमारे कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से कितना है? 1,23,000। तो ये माइनस करके हमारे पास बच गया 20 लाख का, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यहां से हमारी कहानी आ जाती है, आपको याद होगा मैंने बताया भी था, लिखवाया भी था। अब यहां हम लोग नंबर ऑफ यूनिट जो बेचे उसके हिसाब से काम चलते हैं, करते हैं कि 20,000 यूनिट जो बेचे उसकी कॉस्ट इतनी है। ठीक है ना? बस अब क्या बचा है इसमें? अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो जनरल वाले होते हैं वो हमें ऐड करने होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तो इसमें प्रोडक्शन वाले थे, वो तो हमने ऊपर ले लिए, बच गए हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब यहां पे भी वही बात है, एक्चुअल ओवरहेड्स तो वैसे कितने हो रखे हैं? 1,80,000, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से हमें क्या लेना है? हमें 1,80,000 नहीं लेना, हमें अब्सॉर्ब करना है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट्स बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 रुपए पर यूनिट से। तो वही बात है, हमने 20,000 यूनिट बेचे हैं इंटू ₹10। तो हम कितना कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से लेंगे? 2,00,000 लेंगे अपना। सॉरी, माइनस नहीं करना ये। तो हम 2,00,000 के हिसाब से अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स उठाएंगे 2,00,000। तो ये आ जाएगा मेरा अब फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स 22 लाख रुपए। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना? और फिर हम लोग सेल्स ले लेंगे, इस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो मेरी सेल्स निकल के आ जाती है। सेल्स मुझे बता रखी है क्वेश्चन ने कि सेल्स मेरी कितने रुपए की हुई है, तो सेल्स मेरी ये रही, सबसे पहली जानकारी दी थी उसने 25 लाख रुपीस की हुई है सेल्स, तो ये हो गया 25 लाख। तो देयरफॉर मेरे प्रॉफिट्स बैलेंस में निकल के आ गए, और मेन मुझको यही निकालना था। मेन ये जो कॉस्ट शीट बना रहा था वो मैं क्यों बना रहा था? यही निकालने के लिए बना रहा था, प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट शीट यानी कॉस्ट अकाउंट्स। तो मेरे को ये बात निकालनी थी भाई, दिस आई हैड टू कैलकुलेट। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ। चलो, इसमें कोई दिक्कत? सिंपल, बिल्कुल एकदम बेसिक कॉस्ट शीट वाला पार्ट था, है ना? चलो, तो फर्स्ट स्टेप डन हो गया, हमने कॉस्ट शीट बना के कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट निकाल लिया। अब स्टेप नंबर टू, इसकी भी हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन
ऑफ प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और इसके लिए तो भाई आप जो 11वीं क्लास से बनाते आ रहे हो, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मतलब वैसे तो देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनता है, लेकिन आपको नहीं करना वो ट्रेडिंग पीएनएल वाला काम, है ना। आपको सीधा बस एक कॉमन पीएनएल अकाउंट बनाना है। तो आप तो ऐसे समझो कि आप ट्रेडिंग पीएनएल का बस एक कंबाइंड मर्ज्ड फॉर्म बना रहे हो और नाम उसको बोल रहे हो पीएनएल अकाउंट। चलो, तो अब ये देखते हैं भाई हम कितना बना पाएंगे। वैसे बिल्कुल ही बेसिक लेवल का पीएनएल अकाउंट होगा। एक बार मतलब बनाओगे ना तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो क्या क्या लेना है इसमें हमें। डेबिट साइड में सीधी बात है भाई, देखो डेबिट साइड में खर्चे लेने हैं। क्रेडिट साइड में हमको क्या लेना है, क्रेडिट साइड में हमें सेल्स लेनी है। और बाकी वही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जैसे हम लेते आ रहे हैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में, वैसे हमको लेते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का, अगर आपके पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में बचपन में डेबिट में लिखते थे ना हम लोग, तो अब यहां पे लिख देते। वो है नहीं तो मैं बस ऐसे क्लैरिटी के लिए लिख के छोड़ रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। जीरो है तो कुछ नहीं लेना, है ना। अच्छा, बचपन में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे फाउंडेशन में, वहां पे आप मटेरियल कंज्यूम लेते थे डेबिट साइड पर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो मैं कह रहा हूं ना आपको पूरा अपना ट्रेडिंग पीएनएल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो भी सब बनाते थे, सबका एक मर्ज्ड फॉर्म लेना है, सबका मर्ज कर देना है। बस ऐसा समझो, आपको अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने की, ट्रेडिंग अलग बना रहे हो, पीएनएल अलग बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बना रहे हो, आपको कंबाइंड फॉर्म में करना है। तो मटेरियल कंज्यूम तो वही 10 लाख था जो हमने ऊपर भी लिया। अच्छा, आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग WIP भी डेबिट साइड पे लिखते थे, लेकिन अगेन वो भी इस क्वेश्चन में जीरो है तो वो भी हमें वैसे नहीं लेना। ठीक है जी। अब खर्चे ले लो, सारे खर्चे अब, लेकिन खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लेने हैं बाकी सारे। अच्छा, वेजेस भी है, वेजेस भी चलो ये तो 5 लाख ही होगा, ये तो ऊपर भी हमने 5 लाख ही दिया था। बट अब जो ओवरहेड्स हमको लेने हैं, एक आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीन ही तो ओवरहेड्स हैं। एक है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और एक है आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लेकिन अब ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से लेना है, यहां अब्जॉर्प्शन वगैरह का थोड़ी चक्कर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में थोड़ी अब्जॉर्प्शन वगैरह करते हैं। तो यहां तो मैं एक्चुअल फिगर लेनी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की 4,50,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की 2,60,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की 1,80,000 है। तो हमको तो एक्चुअल फिगर लेनी है। ठीक है, तो ये आ गई 4,50,000, ये आ गया 2,60,000, ये आ गया 1,80,000। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पे क्या लेंगे। एक तो सेल्स आती है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखते हैं, तो सेल्स तो वही है ऊपर जो ले रखी है 25 लाख। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है WIP का, और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है फिनिश गुड्स का। बट यहां थोड़ी सेग्रीगेशन कर रहे हैं, तो हम एक ही कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्रेडिट साइड पे ले लेंगे। तो WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो 70,000 है, और आपके जो हमें फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक लेना है वो कितना लेना है, अगेन एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 1,50,000। अब हमें एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स लेना है। ठीक है भाई, ये भी आ गया। अच्छा, और क्या आएगा फटाफट से, और हाँ, 1 मिनट ले लेता हूं वो भी। एक सेकंड देना बस। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला आपने। एक तो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल अकाउंट में तो सारे एक्सपेंसेस आने हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेना भाई, शायद वो 20,000 दे रखा है। और इसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी आ जाएगा, ये 2 लाख रुपए दे रखा है, ये 2 लाख रुपए दे रखा है, दैट्स इट, है ना। तो ये कुछ हमारे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ गए पीएनएल अकाउंट में। और देख लो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बच रहा है। चलो, तो आप लोग मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो। तो टोटल तो आ रहा है कितना,
26 27 27,20,000 का टोटल आ रहा है। और प्रॉफिट्स देख लो कितने बच रहे हैं। 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 सही आ रहा है। तो ये देखो मेरे प्रॉफिट्स आ गए एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो चेक कर लो भाई, प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स हमने निकाल लिए 1,10,000 के। और प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट शीट बोल लो, कॉस्ट अकाउंट्स बोल लो, जो भी बोल लो, वो हमने निकाला 3,00,000 रुपए। अब तीसरे स्टेप में हमको इन्हीं दो प्रॉफिट्स को आपस में रिकंसाइल करना है। ठीक है जी, चलो। तो आप किसी भी एक प्रॉफिट से स्टार्ट करो तो आप दूसरे प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे। वो आप किसी से भी कर लो। मैं प्रेफर ये करूंगा कि मैं कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से स्टार्ट करूं, बिकॉज ये हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रहे हैं ना, काम सीख रहे हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो बेटर होगा कि हम कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से स्टार्ट करके फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट में आए। हालांकि रिकंसिलेशन तो रिकंसिलेशन आप कैसे भी करके रिकंसाइल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये हमने निकाला 3,00,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, हो सकता है शायद आपको क्लिक भी कर गया होगा। आपको सिर्फ देखना है कि भाई दोनों भी स्टेटमेंट्स में एक कॉस्ट शीट है और एक पीएनएल अकाउंट है, इसमें हमने अलग अलग क्या चीजें ली है और उसका प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा है, बस, है ना। तो पहले मैं अलग अलग वाली चीज देखो आपको आइडेंटिफाई कराता हूं, ऊपर से स्टार्ट करता हूं। मटेरियल और वेजेस हमने दोनों जगह सेम लिए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग है, देखो यहां पे 5,00,000 है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,50,000 ले रखे हैं। इसको मैं ब्लू से कलर कर देता हूं, है ना, एक बार आराम आराम से कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग WIP दोनों जगह सेम अमाउंट का लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यहां 1,93,000 है, जबकि यहां पे 2,60,000 है, ये अलग है, तो इसको कलर कर देता हूं। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पे हमने 1,23,000 खुद निकाला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, जबकि यहां पे 1,50,000 था एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो ये भी अलग है, तो इसको मैंने कलर कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां 2,00,000 है, हमने एब्जॉर्ब करा था, जबकि एक्चुअल यहां पे हमने लिया था 1,80,000 लो। और इसके अलावा ये दो खर्चे जो हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया था। देख लो, ये मैंने आपको सारे डिफरेंसेस देख लिए भाई, इन्हीं की वजह से हमारा प्रॉफिट अलग आ रहा होगा और यही हमें अब रिकंसाइल करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कहां क्या कैसा है, और उसके हिसाब से हम ये दिमाग लगाएंगे कि भाई इसकी वजह से प्रॉफिट्स पे क्या प्रभाव पड़ा होगा कॉस्ट अकाउंट्स में, और उस इफेक्ट को हटा के हम लोग फिर अपने आप ही फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट पे आ जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। हमने बोला कॉस्ट शीट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स 5,00,000 के लिए, जबकि पीएनएल अकाउंट में एक्चुअल हमने ली थी 4,50,000, यानी कॉस्ट शीट में हमने ज्यादा फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करी है। एक्चुअल 4,50,000 पीएनएल में करी है, कॉस्ट शीट में हमने 5,50,000 रुपए से ज्यादा करी है। तो सोचने वाली बात है, अगर कॉस्ट अकाउंट्स में हम लोग ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, है ना। तो हम बोलेंगे भाई देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में ज्यादा चार्ज कर रखी है, तो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो रहा होगा, ज्यादा खर्चा चार्ज करा है तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो उसको हम ठीक कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर अब्सॉर्ब्ड। तो यही तो ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है ना, इसी को तो ओवर अब्सॉर्ब बोलते हैं कि भाई एक्चुअल 1,00,000 कितने होने चाहिए थे, 4,50,000 होने चाहिए थे, हमने अब्सॉर्ब कर दिए 5,00,000 के। तो हमने 50,000 रुपए से एक्स्ट्रा ओवरहेड्स चार्ज कर दिए अपनी कॉस्ट शीट में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 50। एक ये हो गया। बस इसी तरह से आपको काम करना है, इसी तरह से आपको आगे काम करना है। तो आगे अगला जो हमारा डिफरेंस है, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को लेके है। 1,93,000 हमने कॉस्ट शीट में लिया है, जबकि पीएनएल अकाउंट में हमने कितना ले रखा है, हमने 2,60,000 ले रखा है। तो अब उल्टा हो गया, अब हमने कॉस्ट शीट में कम ले रखा है, हमने कॉस्ट शीट में खर्चा कम ले रखा है। तो अगर कॉस्ट शीट में खर्चा कम ले रखा है तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। कॉस्ट अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि खर्चा कम ले रखा है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लेस लिख लो एक साथ। हम यहां लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमने
अब इस केस में अंडर अब्सॉर्ब करा है क्योंकि हमने कम खर्चा लिया है। और कितने से कम लिया है? 2,60,000। चलो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, 2,60,000 माइनस 1,93,000। मतलब हमने 67,000 से कम खर्चा ले रखा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रखे होंगे हमारे, तो हम प्रॉफिट को कम कर देंगे। ठीक है, बचपन में जैसे कैश बुक और पासबुक को मिलाते थे हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करके, आप वैसे कर सकते हो। हमारे इसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, आपको कॉस्ट अकाउंट से फाइनेंशियल अकाउंट्स पे आना है, तो आप अपना हाथ क्या करोगे? नीचे करोगे। तो बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है। चलो जी, ये भी डन हो गया। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था क्लोजिंग स्टॉक को लेके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट शीट में हमने 1,23,000 ले रखा है, जबकि पीएनएल अकाउंट में 1,50,000 है। तो मतलब अगेन कॉस्ट शीट में कम स्टॉक ले रखा है, कॉस्ट शीट में हमने क्लोजिंग स्टॉक कम ले रखा है। अब पढ़ा था हमने बचपन में फाउंडेशन में कि इन्वेंट्री और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री में और प्रॉफिट में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में कम इन्वेंट्री ले रखी है, क्लोजिंग स्टॉक कम ले रखा है, तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो रखा होगा। तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट कम हो रखा है मेरा, तो प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा फाइनेंशियल अकाउंट्स तक आने के लिए। समझ आ रही बात? तो यहां हम लिखेंगे डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने ले रखा है 1,50,000 का, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में हमने ले रखा है 1,23,000 का, कम ले रखा है, तो प्रॉफिट भी कम हो रखे। तो जो डिफरेंस है स्टॉक के, उसको हम लोग एड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, ताकि हमारा प्रॉफिट मिल जाए। तो ये आ गया 27,000, ये आ गया 27,000। राइट, ये भी डन हो गया ना। इसी तरह से अगला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। 2,00,000 हमने कॉस्ट शीट में ले रखा है, पीएनएल अकाउंट में हमने 1,80,000 ले रखा है। अगेन हमने कॉस्ट शीट में ज्यादा ले रखा है, कॉस्ट शीट में खर्चा ज्यादा ले रखा है हमने। तो अगर कोई खर्चा हमने कॉस्ट शीट में ज्यादा ले रखा है, तो प्रॉफिट कम हो रखे होंगे। तो भाई हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिर से लिख देते हैं यहां पे ओवर अब्सॉर्ब्ड, क्योंकि हमने ज्यादा ले रखे हैं खर्चे। कितने से? 2,00,000 माइनस, चलो लिख लेते हैं ये भी ब्रैकेट में, 2,00,000 माइनस 1,80,000। डिफरेंस ले रहा हूं बेसिकली, दोनों का डिफरेंस क्या है? 20,000 रुपए का। तो इतने से मेरे प्रॉफिट्स क्या हैं? तो कम आ रहे होंगे, तो वो मैंने एड बैक कर दिए। ये भी हो गया ना। तो ये सारी बातें हो गई, ये सारी ओके हो गई बातें। अब इसके अलावा दो खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और गुडविल। दो खर्चे जो कॉस्ट शीट में ले ही नहीं रखे। तो जाहिर सी बात है, अगर खर्चे मैंने ये दो कॉस्ट शीट में नहीं ले रखे, तो प्रॉफिट मेरे ज्यादा आ रखे होंगे। जब मैं कॉस्ट शीट में भी अगर ये खर्चे लेता तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाते। तो मैं क्या करूंगा? दोनों के लिए अपने प्रॉफिट्स को कम कर दूंगा, क्योंकि मैं कॉस्ट शीट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो दो खर्चे हैं, एक तो गुडविल रिटर्न ऑफ, एक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गुडविल रिटर्न ऑफ है 2,00,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000। दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये सब प्लस माइनस करके मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स निकल के आ जाना चाहिए। तो 3,00,000 प्लस 50,000 प्लस 27,000 प्लस 20,000 माइनस 67 माइनस 2,00,000 माइनस 20,000। तो देखो आ गया 1,10,000, 1,10,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया ये एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो हमारे पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट से मैच करता है। तो सिंपल काम है, देखा जाए तो इट इज वेरी सिंपल। तो मुझे बताओ ओके है? ठीक है। तो ये देखो एक प्रॉपर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, प्रॉपर एक। ठीक है सर, ओके, हमें समझ आ गई बात। तो कॉन्सेप्चुअली तो देखो आप ये भी सीख ही गए, यही सीखना था मेनली। बट अब देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन के वैरायटी चेक कर लेते हैं, है ना। और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। आ जाओ जी, नेक्स्ट करना है, इसका अगला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7,
ये एक थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, डिफरेंस आप खुद देखना क्या होगा इस क्वेश्चन में। चलो, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा बस जो आपके लिए हल्का सा थोड़ा सा नया होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो जी, तो एक बार जरा रीड करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चाहो तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आप चाहो तो एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। वो कह रहा है फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट लेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब देख रहे हो, अब आपको कॉस्ट लेजर से इंफॉर्मेशन दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में उसने कहां से इंफॉर्मेशन दी थी, पिछली बार उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड से दी थी, अब वो कॉस्ट रिकॉर्ड से दे रहा है। ठीक है जी, तो अब कॉस्ट लेजर की आपको जानकारी दे रखी है, ना कि फाइनेंशियल। तो सबसे पहले स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब भूल तो नहीं गए ना भाई, ये चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था, इसको हम बोलते थे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बेसिकली इसमें रॉ मटेरियल की बात चलती थी। तो देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, फिर आपको परचेज दे रखा है, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, ये पता है क्या दे रखा है, इसको हमने अलग ढंग से पढ़ा था, इसको हमने रिटर्न टू स्टोर के नाम से पढ़ा था कि भाई कोई मटेरियल इशू हो रखा था प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से वापस आ गया, रिटर्न हो गया, तो ये डब्ल्यूआईपी से वापस आ गया। ठीक है जी, और इशू टू डब्ल्यूआईपी ये वही है जो हमने पढ़ा था कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू हो गया। तो 80,000 का टोटल मटेरियल मतलब हमारा पहले इशू हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, या जो भी उसने दे रखा है, जिस भी पीरियड का जानकारी दे रखी है, 80,000 के मटेरियल प्रोडक्शन में इशू हुए, जिसमें से आप ये मान लो कि 40,000 के वापस हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि नेट में 40,000 के ही मटेरियल आपके प्रोडक्शन में चार्ज हुए, इशू हुए। ये डायरेक्ट मटेरियल की ऑफकोर्स बात हो रही है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल ही हम प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं। ठीक है, हालांकि अलग अलग है, एक जगह 80,000 के हमने मटेरियल इशू करे हैं प्रोडक्शन में, और फिर हमें 40,000 के मटेरियल वापस मिले, तो नेट में 40,000 के मटेरियल हमारे प्रोडक्शन में इशू हुए। राइट, अच्छा, इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है। तो याद होगा आपको ये ओवरहेड्स होता था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अच्छा देखो, अब जो दो स्पेशल मतलब दो बहुत ही नन्हे से छोटे मोटे से नए पॉइंट आ रहे हैं, एक है सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, वो 5,000 का कह रहा है, और एक कह रहा है शॉर्टेज इन द ईयर 3,000 रुपए। तो एक उसने बोला कि हमने स्टोर से कुछ मटेरियल बेच दिया, मटेरियल बेचा है, ध्यान रखना भाई, वो फिनिश गुड सेल की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि कुछ मटेरियल हमने अपने स्टोर से बेच दिया, 5,000 का कॉस्ट पे ही बेचा। तो आपको पता है इसको कैसे ट्रीट करना, आपको जस्ट लाइक मटेरियल जब रिटर्न करते थे ना, जब मटेरियल हम अपने सप्लायर को वापस करते थे, उसी की तरह ट्रीट करना है। हालांकि रिटर्न नहीं हो रहा, ये बेच रहे हैं वैसे तो, पर ट्रीटमेंट वही है ना। अच्छा, मैं वैसे अगर बेसिक एंट्री बोलूं कि अगर मैं मटेरियल बेचूंगा तो वैसे मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, तो आप ये कह सकते हो मटेरियल अकाउंट टू मटेरियल अकाउंट, है ना। अब इसी को अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि होगा तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ही, जब रिकंसिलिएशन की बात होगी तो हमने बोल ही रखा है, आगे वैसे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, बट हाँ रिकंसिलिएशन की बात होगी तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ही रहेगा हमारा। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा, हम कैश अकाउंट को चेंज करके क्या लिख देंगे, इसको हम बोल देंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, यही हमने सीख रखा था। और मटेरियल अकाउंट की जगह यहां पे कौन सा अकाउंट मेंटेन हो रहा है, यहां पे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो अगर आप अपना देखोगे ना, रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल जब रिटर्न करते थे सप्लायर को तो यही एंट्री होती थी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये एंट्री इसकी होगी, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो अपनी किताब वगैरह में कहीं पे साइड में कि भाई इसकी ये एंट्री हो जाएगी, है ना। तो इट इज जस्ट लाइक कि जब मटेरियल वापस चला जाता है, वापस हम कर देते हैं, तो क्या होता है बिल्कुल वैसे ही, और कॉस्ट पे वापस हो रहा है। अगर कॉस्ट पे नहीं होता, जिस पे भी प्राइस पे होता था वो प्राइस ले लेते, मतलब यहाँ तो 5,000 रुपए वैसे कॉस्ट पे होगा, मटेरियल थोड़ी हम प्रॉफिट पे बेच देंगे, ये तो कॉस्ट पे होगा।
ठीक है, तो किसी भी कारण से हमने मटेरियल बेच दिया बाहर, तो 5,000 रुपए पे हमने बेच दिया, तो ये हमारा सिंपल ये एंट्री होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो एक आई होप सो ये पॉइंट अलग हो गया होगा, मतलब ओके हो गया होगा। अच्छा, अब शॉर्टेज, अगला पॉइंट है शॉर्टेज। ये सारे टर्म्स हमारे आते थे वहां पे, क्या कहते हैं, मटेरियल के चैप्टर में। तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, बट शॉर्टेज दो तरह की होती थी, एक नॉर्मल नेचर की होती थी, एक अब नॉर्मल नेचर की होती थी। अच्छा, अब नॉर्मल नेचर की अगर होती थी, अब नॉर्मल नेचर की होती थी तो हम उसको कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करते थे, और नॉर्मल नेचर की होती थी तो हम उसको रिकवर करते थे अपने गुड यूनिट से। अब यहां पे उसने शॉर्टेज वैसे 5,000 रुपए अमाउंट बता रखा है। ठीक है, तो आप एग्जाम में जब आएगा शॉर्टेज ऐसे क्वेश्चन में, या तो बता दे नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो बात ही खत्म। अगर वो ना बताए तो आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने नहीं बता रखा। आप इसको अब नॉर्मल भी मान सकते हो, आप इसको नॉर्मल भी मान सकते हो, आप अपनी अजम्पशन लिख के आ जाओगे कि भाई हमने ये फलाना अज्यूम कर रखा है, अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करके आओगे। अगर जो अज्यूम करते हो कि अब नॉर्मल शॉर्टेज है, तो सीधा सीधा मतलब आपका कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट हो जाएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट हो जाएगा टू आपका वही स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि आपका मटेरियल कम हो गया। और अगर आप नॉर्मल मानते हो तो यहां पे नॉर्मल के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, मैं यहां पे थोड़ा सा साइड करके कर देता हूं। फिर उस केस में आपको इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज कर देना, फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, तो एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हो, एग्जाम में आप बस अजम्पशन लिख के आ जाओ। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या अज्यूम कर रखा है, उन्होंने इसको नॉर्मल अज्यूम कर रखा है, उन्होंने उसको नॉर्मल अज्यूम कर रखा है। तो मैं भी क्या करता हूं, मैं इंस्टीट्यूट की मान लेता हूं। आप भी चाहे तो मतलब कोशिश कर लो कि इसको आप नॉर्मल अज्यूम करके आ जाओ, तो इसके हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में भाई मैं बोल रहा हूं, आप अजम्पशन अपनी देके इसको सीधा सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करके आ सकते हो, अब नॉर्मल नेचर का शॉर्टेज मान के, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजम्पशन लिख दोगे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, अल्टीमेटली अल्टीमेटली थोड़ा सा आंसर में फर्क आ जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा, क्योंकि या तो भाई बुक वाला क्वेश्चन वाला खुद ही बता दे तो बात ही खत्म, ना बता रहा हो तो हमें क्या पता है ना, फिर तो हमें अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी। तो आप अकॉर्डिंगली फिर अपनी एग्जाम में अजम्पशन स्टेट करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, तो आई विल टेक द अजम्पशन ऑफ आईसीआई, आई विल अज्यूम इट टू बी नॉर्मल ओनली। अकॉर्डिंगली हम लोग भी इसको कहां चार्ज कर देंगे, हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो बस ये दो एक स्पेशल स्पेशल तो नहीं बोलूंगा, थोड़े से नए पॉइंट्स थे आपके यहाँ पे। बाकी इसके अलावा जो भी पॉइंट्स दे रखे ऊपर के, जो हमने स्टोर्स के पॉइंट देखे जैसे परचेज वगैरह के, ये बिल्कुल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कॉन्सेप्ट में। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है वर्क इन प्रोग्रेस, जो नेक्स्ट आपको बता रहा है वो WIP के बारे में बता रहा है। तो इसमें भी ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, तो समझ गए ये क्या है, ये डायरेक्ट वेजेस है जो हमने प्रोडक्शन में चार्ज कर रखा है। ये डायरेक्ट वेजेस है जो हमने प्रोडक्शन में चार्ज कर रखा है। इसकी एंट्री होती थी, आप थोड़ा हो सकता है एंट्री भूल गए हो अगर रिवाइज ना कर रखा हो, बट इसकी एंट्री होती थी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इसी तरह से ओवरहेड्स कॉस्ट चार्ज, ये वो होता था वो ओवरहेड्स जो हमने चार्ज करा, अगेन जैसे ऊपर हमने कॉस्ट शीट बनाई थी पिछले क्वेश्चन में, तो जो हमने प्रोडक्शन में ओवरहेड चार्ज करा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, तो ये वो है। तो इसकी भी एंट्री वही होती थी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड्स जो भी है मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है WIP का, मटेरियल का, स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था, लेकिन उसने WIP का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फिर आपको कहता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अब मटेरियल की जानकारी दे दी, WIP की जानकारी दे दी, अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी फिनिश गुड्स की जानकारी दे रहा है। और यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से अलग बनाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बेसिकली आपका काम बड़ा हो गया है इस क्वेश्चन में, आपका काम बड़ा हो गया, मैं ये कह सकता हूं। वो कह रहा है एंटायर आउटपुट, ध्यान से पढ़ना अंग्रेजी को,
entire output is sold at 10% profit on actual cost from WIP, from work in progress। देखो बात समझना, कॉन्सेप्ट को लिंक करना बहुत जरूरी है भाई। आपने सीख रखा है भाई WIP कंट्रोल अकाउंट से जो मेरा फिनिश गुड्स तैयार होता है वो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में जाता है, और फिर इस फिनिश गुड्स में से जितना भी माल बिकता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जो भी है कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर हम आगे जाके पीएनएल, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेके जाते थे, बट मैं कॉस्टिंग पीएनएल तक तो जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये फ्लो की बात कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वो कि यार WIP से जितना भी माल बनके तैयार होके फिनिश गुड्स में गया वो 100% यानी सारा का सारा बिक गया। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कोई फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा बिक गया। ये उसने बोला, एक बार रीड कर लो। उसने बोला एंटायर आउटपुट, एंटायर का मतलब क्या हुआ 100%, सारा आउटपुट जो बना हमारा WIP से जो फिनिश गुड्स में तैयार हुआ वो सारा का सारा हमारा आगे बिक गया, वो सारा का सारा सेल हो गया, ये कह रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी बना, जितने भी रुपए का माल बना या जितने भी यूनिट बन के तैयार हुए सारे के सारे बिक गए। और ये जो बिके हैं, ये जो आगे सेल हुए, ये उसने बोला ये हमने 10% ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट पे सॉरी बेचे हैं, मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमारा 10% ऑफ कॉस्ट है। तो हमारा जितना भी कॉस्ट आया, ये जितनी भी कॉस्ट का माल तैयार हुआ होगा हमारा, है ना, फिर हम अपने वही कॉस्ट शीट के हिसाब से अपना पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आते हैं, और वहां से हम वो बोल रहा है कि भाई जितने भी कॉस्ट हमारा बना उस पर हमने 10% का मार्जिन कमाया। ठीक है, ये 10% ऑफ कॉस्ट वाली बात तो चलो आगे आएगी, लेकिन यहां पे जो मुझे बात समझानी थी वो ये थी कि सारा का सारा माल जो WIP से फिनिश गुड्स में तैयार हुआ सारा का सारा बिका है, लेकिन कितना कितना माल तैयार हुआ है WIP में, फाइनली कितना माल फिनिश गुड्स में तैयार हुआ ये नहीं बताया उसने, देख लेना, ये नहीं बताया। अभी अदर्स में देख लो, लेकिन उसने आगे क्वेश्चन लगभग खत्म है, उसने ये नहीं बताया। और इसी वजह से, इसी एक वजह से मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, मेरे को लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मुझको अपने सारे जो भी लेजर अकाउंट्स वगैरह बना के WIP अकाउंट बेसिकली बनाना पड़ेगा, और मुझे चेक करना पड़ेगा WIP अकाउंट में फिनिश गुड्स कितना तैयार हुआ होगा। वो बेसिकली आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो मिसिंग फिगर में निकल के आएगा। तो हमको इस सवाल के अंदर बिफोर हम अपने रिकंसिलिएशन के लिए, अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है असरटेन करो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स और उसको रिकंसाइल करो। तो मेन तो हमारे वो 3 स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट, स्टेप नंबर 2 पीएनएल अकाउंट, स्टेप नंबर 3 रिकंसिलिएशन। लेकिन ये करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, ये करने के लिए मेरे को लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कितना माल फिनिश गुड्स में तैयार हुआ और कितना माल आगे फिर बिका है, मेरे को ये पता ही नहीं। जब तक ये नहीं पता मैं प्रॉफिट कैसे निकाल लूंगा? मैं ना कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाल सकता हूं, ना मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से निकाल सकता हूं। मेनली मेरे को सेल्स ही नहीं पता, मुझे सेल्स ही नहीं पता। जब कितना माल बिका ये नहीं पता, कितना माल तैयार हुआ ये नहीं पता, बट ये पता है कि जितना माल तैयार हुआ वो पूरा का पूरा बिका है, वो 10% प्रॉफिट मार्जिन पे बिका है, ये पता है, बट कितना नहीं पता। इसके लिए मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, बाकी उसने अदर्स में बताया, अदर्स में अभी मतलब अदर इंफॉर्मेशन है, वेजेस टोटल हमारी 35,000 की है, टोटल वेजेस 35,000 की है। इसमें से हमने WIP में कितनी वेजेस चार्ज कर रखी है? 30,000 रुपए की। 35,000 की टोटल वेजेस थी, जिसमें से हमने 30,000 की वेजेस WIP में चार्ज करी। इसका मतलब जो बैलेंस 5,000 नहीं चार्ज करी, ये अंडरस्टूड हो गया कि इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वेजेस होगा जो ओवरहेड्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। क्योंकि वेजेस 2 प्रकार के भैया, तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट वेजेस हम WIP में प्रोडक्शन में चार्ज कर देते हैं, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है इसको हम लोग ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो टोटल मैंने 35,000 की वेजेस इनकर करी, उसमें से उसने ऊपर बताया था 30,000 हमने WIP में चार्ज कर दी, तो जो रिमेनिंग 5,000 है वो इसका मतलब इनडायरेक्ट वेजेस होंगे जो मेरे ओवरहेड्स में चला जाए, राइट। और अगली बात, ओवरहेड एक्सपेंसेस एक्चुअल, देखो ये भी अदर्स बता रहे हैं, मतलब एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे 1,25,000 है,
इसमें से अगेन मैंने 1,20,000 चार्ज करे, 5,000 चार्ज नहीं करे, तो ये हो गया आपका अंडर अब्जॉर्प्शन। ये अंडर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स हो गया। वैसे तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाता है, लेकिन अब क्योंकि हमें कॉस्ट शीट बना के बस रिकंसिलिएशन करना है, तो अब ये जो अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है वो रिकंसिलिएशन में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो बस क्वेश्चन तैयार हो गया। तो मैंने आपको जो मेन इस क्वेश्चन का क्रक्स है ना, वो एक बार लिखवा देता हूं। आप भी चाहे तो लिख लो, एग्जाम में नहीं लिखना ऑफ कोर्स। क्वेश्चन सेज दैट entire output transferred from WIP to finished goods is sold. It means that there is no closing stock of finished goods. However, question has not specified WIP, output transferred from WIP. So we have to prepare cost ledger accounts to ascertain the same. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट ये लिख देते हैं इस क्वेश्चन में। एक पॉइंट आप ऐसे लिख लो, ये एग्जाम के लिए नहीं भाई, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा जो पॉइंट आया था वो उसने बोला था, एक जो नया जो अलग सा हटके पॉइंट सा जो था बेसिकली हमारा, वो था उसने बोला था, ये वाला जो बेसिकली पॉइंट बोला था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, कि हमने कुछ स्टोर्स में से सेल करा है एट कॉस्ट, है ना। तो ऐसा लिख लो, स्टोर्स मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट, सोल्ड एट कॉस्ट। इसकी आप जर्नल एंट्री लिख लो। अगर आपने बुक में लिख दी थी तो भी कोई बात नहीं, आप यहां पे भी लिख दो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, चलो तो ये एंट्री आप लिख लो। ठीक है, तो एक एंट्री आप ये भी लिख लो। और तो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, वो शॉर्टेज लिख के था, शॉर्टेज इन स्टोर्स, शॉर्टेज इन स्टोर्स। शॉर्टेज 3,000 रुपए का था, ठीक है, शॉर्टेज 3,000 रुपए का था। तो ऐसे लिख लो भाई, शॉर्टेज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नॉर्मल हो सकता है और एक अब नॉर्मल हो सकता है। अगर जो अब नॉर्मल है तो एंट्री आप लिख लो, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 3,000। एंट्री लिख लो मतलब प्रॉपर। अगर आप इसको अब नॉर्मल अज्यूम करते हो तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर आप नॉर्मल अज्यूम करते हो तो क्या एंट्री हो जाएगी तो आप एंट्री लिख लो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट।
ठीक है, तो इसको आप लिख लो, आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी और उस अजम्पशन को अकॉर्डिंगली स्टेट करना पड़ेगा इन एग्जाम। तो लिख लो भाई, जब आप खुद से करोगे ना तो आपको हो सकता है याद ना आए मेरी बातें सारी कि क्या बताया था मैंने, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज आपको लिखवा दी। तो ये बात आप नोट कर लो, और बस ये पॉइंट्स है मेन इसमें। अगर ये पॉइंट्स ओके हो गए तो बस अब फिर कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, बस मेहनत बची है, काम क्लेरिकल काम बचा हुआ है, बट सोचने और एनालिसिस करने वाला पॉइंट आपको मोरलेस इतना ही है। ठीक है जी, तो तो हम फटाफट से सबसे पहले अपने कंट्रोल अकाउंट्स बना लेते हैं। तो मतलब मेन सोल्यूशन तो मेरा एक्चुअल यहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरा मेन सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाला पार्ट तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखवा रखा है, सेवा का रखी है आपकी, लेकिन मेन सोल्यूशन तो मेरा अब यहां से एग्जाम में आप यहां से स्टार्ट करोगे, है ना। चलो, तो कंट्रोल अकाउंट्स बना लो। तो एक अकाउंट आप बनाओगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अब जैसे जैसे अकाउंट बनाओगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि ये अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो आप बिना ये बनाए क्या क्यों काम नहीं कर सकते थे, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो मैंने आपको वैसे बता भी दिया है कि ये थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि आप जानते हो स्टोर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना लो, है ना। अच्छा, एक बना लो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप बना लो, मैंने क्या वर्ड यूज कर रखा है, उसने क्वेश्चन वाले ने क्या ओवरहेड्स के लिए क्या वर्ड यूज किया था, अच्छा उसने ओवरहेड्स ही यूज करा था, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोई भी वर्ड यूज कर लो, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज कर रखा है तो आप वही लिख लो, चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ये भी थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा, करीब 5-6 लाइन का लगभग ये बन जाएगा। एक आप बना लो WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, बाकी और कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने अकाउंट बना के ना जो हमारा मेन पर्पस है अकाउंट बनाने का वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो, बाकी हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अपने शॉर्टेज को नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने शॉर्टेज को नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम ये वाली एंट्री लेंगे। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो दोनों में, आपका काम तब भी चल जाएगा, रिकंसिलिएशन वगैरह आप तब भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं, फिर अपना मेन काम शुरू करते हैं। तो वापस से ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखना। और सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 का, तो ये लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद परचेजेस दे रखे हैं 80,000 के। तो भाई अब देखो ये काम आप कर चुके ऑलरेडी, पता है आपको, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितने का था परचेज, 80,000। और इसके अलावा और क्या है, फिर है ट्रांसफर फ्रॉम WIP 40,000। तो क्या एंट्री लिखी थी, अरे यार मैं ये भी एंट्री लिख देता, बट चलो ये तो वैसे मैं लिखवा चुका हूं एंट्री। ट्रांसफर फ्रॉम WIP की एंट्री होती है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। तो इसके डेबिट साइड पे आ जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट ये है 40,000 का। और WIP कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट।
40,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद अगला दे रखा है इशू टू WIP 80,000, तो इसकी एंट्री होगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 80,000, और WIP कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे, एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी डालना है, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो लिख लो, ये हो गया आपका रिटर्न फ्रॉम WIP, ये है इशूड टू WIP, या प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, मतलब WIP की जगह आप प्रोडक्शन भी लिख सकते हो। तो एक है कि भाई हमने कितना प्रोडक्शन में इशू करा मटेरियल, और एक है कितना उसमें से वापस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी चीजें हो गई। क्रॉस पोस्टिंग भी चल रही है हमारी। फिर है इशूड टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10,000। तो ये क्या था, ये आपने बोला था, ये है सॉरी, ये हमारा है इनडायरेक्ट मटेरियल यानी ओवरहेड्स। तो इसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, है ना, ये आ गया 10,000। और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 10,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद था सोल्ड टू सोल्ड एज अ स्पेशल केस एज कॉस्ट 5,000 रुपीज, है ना। तो ये हमने बेचा है, तो इसके लिए हमने एंट्री लिख दी थी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये वाली जो एंट्री लिख रखी है हमने शायद, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बना नहीं रहे हम लोग, उसकी हमें जरूरत नहीं है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग डाल देंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,000, है ना। तो यहां लिख देता हूं सेल ऑफ मटेरियल एट कॉस्ट। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद शॉर्टेज की बात हुई थी, तो हमने इसको नॉर्मल अज्यूम कर रखा था। अकॉर्डिंगली यहां पे बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये था 3,000 का। और अगर आपने अब नॉर्मल लिया होता तो आप यहां लिख देते बाय कॉस्टिंग PNL, है ना, आप यहां लिख देते कॉस्टिंग PNL। और क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे टू फिर से यहां लिख देंगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेकिन अगर आपने अब नॉर्मल लिया होता तो आप यहां पे नहीं लेते, क्योंकि फिर वो कॉस्टिंग PNL में जाता है और हमें कॉस्टिंग PNL इस क्वेश्चन में बनाना है, तो वो फिर बेकार हो जाता। हाँ, लेकिन वो रिकंसिलेशन वाले स्टेटमेंट में आता, जब वो रिकंसिलेशन कराऊंगा वहां पे बता दूंगा, फिर वो रिकंसिलेशन वाली जगह पे आ जाता, वो वहां पे बता दूंगा। ठीक है, जब रिकंसिलेशन करेंगे तब बता दूंगा कि भाई आ जाता वो, है ना। तो ये भी हो गया। इसके बाद शॉर्टेज वाला भी हो गया। अब WIP में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस है 30,000 का। तो WIP किधर गया, WIP ये रहा। तो ये जगह हमने ओपनिंग बैलेंस के लिए छोड़ रखी थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो WIP का ओपनिंग बैलेंस हो गया 30,000 है ना, ये भी हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज 30,000 का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज हुआ है, तो इसको हम एंट्री करते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो यहां लिख देंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 30,000, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे इधर बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 30,000। तो ये भी डन हो गया।
उसके बाद और क्या है, ओवरहेड्स कॉस्ट चार्ज 1,20,000, तो इसकी एंट्री होती है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, है ना। तो यहां लिख देंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 1,20,000, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 1,20,000। ये भी हो गया, है ना। तो बस बढ़िया, अपनी नॉर्मल क्रॉस पोस्टिंग हम लोग करते हुए चल रहे हैं। बस पे क्लोजिंग स्टॉक है WIP का 20,000, तो आओ यहां लिख दो बाय, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000। तो ये भी डन हो गया। और क्या है फिर, फिनिश प्रोडक्ट की तो चलो उसने जानकारी दी थी, वो तो हमें करना ही है, वो लास्ट में करेंगे। वेजेस उसने बताए थे 35,000 के, यानी कि एक्चुअल वेजेस कितने के हुए थे 35,000 के। तो जब वेजेस पे करे होंगे या वेजेस जब हमने इनकर करे होंगे, तो एंट्री करी होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये हो गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 35,000। तो ये हमारे वेजेस आ गए एक्चुअल। और इसके अलावा ओवरहेड हमने कितने इनकर करें 1,25,000 के, तो इसकी भी एंट्री होती है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आओ टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है 1,25,000। ये हो गया हमारा ओवरहेड्स भी डन, ठीक है। तो ओके हो गया ये, बस सारी चीजें डाल दी हमने। अब एक एक चीजें क्लोज करो। तो पहले मैं वेजेस पे चलो आ जाता हूं, पहले मैं वेजेस पे आ जाता हूं। तो 35,000 के वेजेस के एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई, जिसमें से हमने WIP यानी डायरेक्ट वेजेस में 30,000 में चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब जो बैलेंस 5,000 रुपए के वेजेस होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे इनडायरेक्ट वेजेस होंगे जो हम ओवरहेड्स में चार्ज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, तो जैसे मटेरियल में भी इनडायरेक्ट मटेरियल था, तो ये इनडायरेक्ट वेजेस होंगे कहीं ना कहीं जो हम लोग ओवरहेड्स में चार्ज कर देंगे। तो यहां पे आ गया टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये डन हो गया। बस उसके बाद क्या है, अब चलो ओवरहेड्स को क्लोज कर दो। ओवरहेड्स क्लोज करो, तो ओवरहेड्स क्लोज करो तो टोटल ओवरहेड्स आए 10 और 3 13 प्लस 1,25,000 प्लस 5 मतलब 1,30,000 हो गए। तो टोटल आ रहा है 1,43,000, 1,43,000 टोटल आ रहा है। तो सर यहां पे बच रहा है हमारा बैलेंस 23,000 का, 23,000 का। तो ये क्या होगा भाई, सीधी बात है 1,43,000 के टोटल ओवरहेड्स है, जिसमें से हमने अब्सॉर्ब कर रखे हैं 1,20,000 के ओवरहेड्स, जिसमें से हमने 1,20,000 के ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करें। तो यानी कि 23,000 के जो ओवरहेड्स है वो अंडर अब्सॉर्ब्ड है। तो अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स वैसे तो चले जाते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, कॉस्टिंग P&L में ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है। लेकिन जब आप रिकंसिलिएशन कर रहे होते हो तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाते हैं, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट लेते हैं। हम लोग कॉस्टिंग P&L का प्रॉफिट नहीं लेते, हम कॉस्ट शीट का प्रॉफिट लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये जो 23,000 रुपए होता है, ये हमारा बाद में देखना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ जाएगा, वो बाद में, अभी नहीं, बहुत टाइम है, अभी तो बहुत सारा काम करना है उससे पहले। बट वहां पे हम ये 23,000 के अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स भी चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डन हो गया, ओके, ये भी क्लोज। अच्छा, मटेरियल मतलब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, हालांकि इसमें अब एज सच कुछ नहीं है, ये इसमें जो बैलेंस बचेगा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बचेगा, जो हम बाद में यूज करेंगे। तो 15 प्लस 80 प्लस 40, तो ये आ रहा है 1,35,000, 1,35,000। तो क्योंकि इसमें उसने देखो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रखा था स्टोर्स का,
तो वो हमने यहाँ पे ऐसा बैलेंस निकाल लिया। तो ये कितना बच रहा है, 1,35,000 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3, तो ये बच रहा है 37,000। चेक कर लेना, ये हमारा मटेरियल का यानी स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 37,000 का। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, वेजेस क्लोज हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लोज हो गया। बस अब क्या लास्ट में WIP बच गया। और इसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है हमको, इसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी। तो 30 प्लस 80 60 80 1,40,000 प्लस 120, ये आ रहा है 2,60,000। टोटल आ रहा है 2,60,000। 2,60,000 में से 60,000 बच गए, मतलब माइनस हो गए। तो कितने बच गए आपके यहां पे, ये बच गए 2,00,000 रुपीज। 2,00,000 रुपीज। अब ये बताओ क्या होगा, ये वही तो है यार जो हमें एक्चुअली में निकालना था। क्वेश्चन ने जो बोला था कि सारा का सारा WIP फिनिश गुड्स में जो तैयार हुआ वो हमने सारा का सारा WIP से उठा के बेच दिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आप कह सकते हो, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये आपका मान लो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, कैसे भी बोल लो। ये बेसिकली हो गया, ये आपका फिनिश गुड्स की कॉस्ट हो गई टोटल, जिसको हमने आगे सेल कर दिया एट 10% प्रॉफिट। एट 10% प्रॉफिट, ये हमने आगे बेच दिया 10% प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है ना, तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि मैंने कितनी कॉस्ट के गुड्स आगे बेचे हैं, कितनी कॉस्ट के गुड्स आगे मैंने बेच दिए, ये मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये मान लो कि भाई इतने हमने 2,00,000 की कॉस्ट का बेसिकली माल जो है वो आगे जाके हमने बेच दिया। राइट, तो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं देयरफॉर सेल्स कितनी हो गई, सेल्स कितनी हो गई। तो 2,00,000 के कॉस्ट के गुड्स हमारे WIP से तैयार हुए, ये हमारे WIP से तैयार हुए, प्लस इस पे 10% प्रॉफिट, 10% ऑफ 2,00,000। तो ये कितना आ गया मेरा, 2,00,000 प्लस 20,000 का प्रॉफिट। तो ये आ गया मेरा 2,20,000, 2,20,000। आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ये सेल मैंने बेसिकली निकाल ली। ठीक है, तो यहां तक पहले मुझे बताओ, यहां तक मैं रुक रहा हूं, यहां तक सब हो गया, मेरे साथ साथ कर लिया आपने सब। ठीक है, चलो, तो अब मुद्दे की जानकारी, अब मुद्दे का काम करना है। सबसे पहले हमें बनानी है कॉस्ट शीट। जब भी रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन हो, कॉस्ट शीट आपको बनानी है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो अब पागलों की तरह ये ओपनिंग परचेज ये सब नहीं करना, अब अकाउंट को देखना, अब स्मार्ट वर्क करना है। इतनी मेहनत करके आपने अकाउंट बनाया है, तो अब ये नहीं कि पागलों की तरह फिर आप ओपनिंग प्लस परचेज प्लस ये वो, मतलब अब स्मार्ट वर्क करो। अल्टीमेटली कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ प्रोडक्शन में, 80,000 का टोटल गया था प्रोडक्शन में, उसमें से 40,000 वापस आ गया। तो नेट में मैंने क्या बोला था, नेट में मेरा कितना गया WIP में, नेट में मेरा 40,000 गया। यही तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है भाई, यही तो है। टोटल गया तो 80,000 का, लेकिन उसमें से 40,000 वापस आ गया, उसमें से 40,000 वापस आ गया। तो नेट में मेरा कितना मटेरियल लगा, कंज्यूम हुआ, 40,000 रुपीज का मटेरियल कंज्यूम। इसी तरह से सॉरी, डायरेक्ट वेजेस, देखो भाई अकाउंट के देखते रहे ना, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ अकाउंट को समझना है। कितना मेरा डायरेक्ट वेजेस है इसमें, 30,000 का, बचा हुआ 5,000 तो इनडायरेक्ट वेजेस था, वो तो ओवरहेड्स में आएगा। और डायरेक्ट वेजेस कितना है, 30,000। तो मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, 30,000 का। तो ये मेरी 70,000 की क्या निकल के आ गई, ये मेरी 70,000 की प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई, ये मेरी 70,000 की प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई, है ना। अच्छा, अब इसमें लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब्सॉर्ब्ड, अब्सॉर्ब बोल दो,
चार्ज बोल दो, जो भी बोलना चाहो, रिकवर्ड बोल दो, जो भी शब्द यूज करना चाहो। फिर से दिमाग नहीं लगाने का, सीधा आओ ओवरहेड्स अकाउंट के अंदर। कितना ओवरहेड चार्ज कर रखा है भाई हमने टोटल, ये रहा 1,20,000 रुपए का हमने ओवरहेड्स चार्ज कर रखा है। तो कुछ नहीं, अब सीधा सीधा अपने कंट्रोल अकाउंट्स को देखो, इतनी मेहनत से बनाए हैं तो अब उसी को रेफर करो। अब इधर उधर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। इतने 1,20,000 के हमने ओवरहेड्स चार्ज करे हैं, तो ये मेरा टोटल आ गया 1,90,000 का। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, या खाली वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, याद होगा आपको। मतलब इसको वर्क्स कॉस्ट बोलो, नहीं तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं ना। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, लेस करते हैं क्लोजिंग WIP। फिर कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल मत देखो, सब आपके पास है। ये रहा ओपनिंग 30, ये रहा क्लोजिंग 20, सारी फिगर्स यहीं पे सामने हैं, 30 एंड 20। तो 30 प्लस हो गया, 20 माइनस हो गया। तो देखो यही तो आ गया मेरे पास 2,00,000 रुपए जो मैंने ऊपर निकाला था। ये क्या है, ये वैसे तो इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, वैसे तो हम इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाने का जो रास्ता होता है, उसमें जो प्लस माइनस चीजें करनी होती है वो कुछ है नहीं। और क्या मजे की बात है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बन जाएगा, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बन जाएगा। क्यों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगा? क्योंकि ना ही ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का है। ओपनिंग स्टॉक तो उसने बताया ही नहीं था फिनिश गुड का, और क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, क्योंकि ऊपर ही लिख दिया था भाई जितना माल बना WIP से फिनिश गुड में गया, सारा का सारा इंटायर आउटपुट बिक गया। तो देर इज नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे अंडरलाइन करके लिख देता हूं, सिंस नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। और मजे की बात बताता हूं, यहां पे खिचड़ी ना पके तो और मजे की बात बताता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो आप आ गए, इसमें आप और दो बस चीजें ऐड करते हो, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हो, और एक आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हो। तो भाई इन दोनों में से कोई भी तो ओवरहेड्स नहीं है क्वेश्चन में, दोनों में से कोई भी ओवरहेड्स नहीं है। तो यही मेरा अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गया। चेक करना जरा WIP अकाउंट में, क्या यही नहीं हमने निकाला था 2,00,000 रुपए? क्या यही नहीं निकाला था हमने 2,00,000 रुपए? हाँ सर निकाला था, लेकिन क्योंकि इसमें बारीक बारीक चीजें बहुत थी, मैं डायरेक्ट अगर ऐसे करने जाता तो दिक्कत हो सकती थी, मैं अटक सकता था। डायरेक्ट मटेरियल मतलब आप देख रहे हो ना, स्टोर्स लेजर में कितनी सारी चीजें हैं, वेजेस में इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस हैं। ये कंट्रोल अकाउंट बनाने से क्या हुआ, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, मुझे सारी चीजें क्लियरली दिख रही है, इसलिए इसमें कंट्रोल अकाउंट बनाना जरूरी था। हालांकि हमने कंट्रोल अकाउंट बना के भी अल्टीमेटली ये 2,00,000 रुपए ही निकाला था। और अब आपको ये भी पता है इस 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट है 10%, 20,000। तो 2,20,000 रुपए की मेरी सेल है। लेकिन एक तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, पहली बात रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन में रादर आपको कॉस्ट शीट बना के दिखानी पड़ेगी। दूसरा इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारी छुटपुट चीजें थी, स्टोर से रिलेटेड, WIP से रिलेटेड, है ना, छुपी हुई चीजें थी, जैसे वेजेस में हमने इनडायरेक्ट वेजेस छुपे हुए देखे, तो हमने कंट्रोल अकाउंट बना लिया, क्योंकि वो हमें उससे क्या है, अकाउंट्स बना के कोई चीज मिस नहीं होती। जैसे हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मेन सोल्यूशन करने के लिए वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बना लेते ताकि सारी चीज हमें दिख जाए। ऐसा नहीं है वो अकाउंट बनाए बिना हम काम नहीं कर सकते, बट बहुत सारे हम अकाउंट वर्किंग नोट में, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाते हैं, है ना, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। तो बस ये है कि इससे आपकी सारी पिक्चर यहाँ पे सामने दिख के आ गई। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया 20,000 रुपए का एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट, ये मेरा कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट हो गया। अगला पार्ट तो आसान है, P&L अकाउंट। अब यहां से आगे सारी चीजें ओके है। P&L अकाउंट, चलो जी, तो एक P&L अकाउंट बना लो। ठीक है, तो आओ, तो P&L अकाउंट सबसे पहले
हम यहां पे लिख लेते ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। मैन्युफैक्चरिंग कौन सोचते हो, ओपनिंग क्लोजिंग WIP लिख देते हैं, तो वो कितने कितने हैं, 30 एंड 20, है ना, 30 और 20। ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल, या डायरेक्ट नहीं बोलते, रॉ मटेरियल बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसा आएगा, देखो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का कितना है ना, यहां पे ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, यहां सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक कितना है, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, 15,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है 15,000 प्लस प्लस परचेज कितने हैं, परचेज कितने हैं देखते रहो, परचेज ये रहा 80,000, लेकिन इसमें से हमने 5,000 कह सकते हो कॉस्ट पे बेच दिया था, तो नेट परचेज में 75 ले लेता हूं, या चलो मैं इसको अंदर ही दिखा देता हूं, इसको बड़ा ब्रैकेट करके इसको ऐसे कर देता हूं, 80,000 के खरीदे माइनस 5,000 के कॉस्ट पे हमने मटेरियल बेच दिए थे, है ना, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 37,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 37,000 माइनस 37,000, लो जी, मेरा मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया, कितना आ रहा है, जो मैं अपने P&L अकाउंट में डालूंगा, ये आ रहा है 53,000, ये आ रहा है 53,000, ठीक है ना, तो ये हमने मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। उसके बाद वेजेस टोटल लेनी है, अब आपको एक्चुअल वेजेस लेनी है, एक्चुअल वेजेस कितनी है 35,000 की, एक्चुअल वेजेस कितनी है 35,000 की। फिर आपको ओवरहेड्स लेने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर कितने हुए, ये इसमें देखो वेजेस और दोनों भी ओवरहेड्स यहां बताया था, ये रहा 35,000, ये रहा ओवरहेड्स 1,25,000 का, 1,25,000, है ना, और एक आपको यहां सेल्स ले लेना है, बाय सेल्स, सेल्स कितनी की है 2 लाख की है, सेल्स कितने का है 2 लाख का है, नहीं 2 लाख नहीं, सेल्स नहीं आया था 2 लाख आया था, 2,20,000 आया था सेल, 2,20,000 की सेल आई थी, 2,20,000 की सेल आ गई, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं, काम खत्म हो गया। तो P&L अकाउंट क्लोज कर लो, तो 240 इधर का टोटल आ रहा है, और इधर का टोटल कितना आ रहा है 53, 35, 125, ठीक है, तो सर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 2,43,000 आ रहा है, और डेबिट साइड का टोटल 2,43,000 है, और क्रेडिट साइड का टोटल 2,40,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 2,40,000 है। तो सर हमारा यहां पे क्या बच के आ गया, यहां हमारा नेट लॉस बच के आ गया कितने रुपए का, 3,000 रुपए का नेट लॉस बच के आ गया, तो इसको बोल देंगे बाय नेट लॉस, ये हमारा नेट लॉस निकल के आ गया 3,000 रुपए, मतलब कॉस्टिंग के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट आया 20,000 का, और यहां पे हमारा लॉस आ गया 3,000 रुपए का नेट लॉस। अब इनको रिकंसाइल कर लो, है ना, अब दोनों प्रॉफिट्स या जो भी है लॉसेस को रिकंसाइल कर लो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फटाफट से चलो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 20,000, ये हमने 20,000 निकाला, और आपको पता है प्रॉफिट या एक्चुअल में लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये आएगा 23,000 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्योंकि लॉस है, 20 नहीं सॉरी 3 आया था, ये 3,000 नेगेटिव लॉस आएगा, है ना, क्योंकि लॉस है तो मतलब बेसिकली नेगेटिव फिगर आएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्यों है, अगर आप डिफरेंस देखोगे, पता है डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस सिर्फ एक रीजन की वजह से है, डिफरेंस आप देखना, वैल्यू डिफरेंट हमने सिर्फ एक ही जगह ले रखी है, दैट इज ओवरहेड। जरा आप ओवरहेड्स में चेक करो,
अगर हम ओवरहेड्स के अंदर चेक करेंगे तो ओवरहेड्स के अंदर क्या हुआ, ओवरहेड्स के अंदर हमने कॉस्ट शीट में 1,20,000 की ओवरहेड्स ली है, जबकि अगर मैं अपना यहां पे देखूंगा पीएनएल अकाउंट में, मैं चलो कॉस्ट शीट में देखता हूं, कॉस्ट शीट में हमने ओवरहेड्स कितनी की ली थी, कॉस्ट शीट में हमने ओवरहेड देखो 1,20,000 की ली थी, और हमने पीएनएल अकाउंट में कितने ओवरहेड्स ले रखे हैं 1,25,000, लेकिन इसमें अंडर अब्सॉर्ब कितना है, इसमें अंडर अब्सॉर्ब कितना है वो आप चेक करो, अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स कितने हैं, अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स 23,000 के। तो ये बेसिकली आपका कॉज ऑफ डिफरेंस है, 23,000 के आपके अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है ना। तो वैसे तो मैंने बोला था ये कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, लेकिन अगर आप रिकंसिलिएशन कर रहे हो, क्योंकि आप रिकंसिलिएशन में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट के हिसाब से स्टार्ट करते हो, आप पीएनएल कॉस्टिंग पीएनएल के प्रॉफिट से नहीं करते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट में आने के लिए बीच में हमें अंडर अब्सॉर्प्शन ओवर अब्सॉर्प्शन का खेल खेलना पड़ता है। तो यहां पे आप लिखोगे अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो सीधी बात है भाई, अगर 23,000 के ओवरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब्ड है, ये और अब्सॉर्ब हो जाएंगे तो मेरे प्रॉफिट 23,000 से कॉस्ट में कम हो जाएंगे। कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज ओवरहेड्स कम अब्सॉर्ब है, ओवरहेड्स का खर्चा कम डाल रखा है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको 23,000 के अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा अब देखो मैच हो गया, ये 3,000 का लॉस हो गया, और कोई भी आइटम ऑफ डिफरेंस नहीं है, सारा डिफरेंस इसके अंदर ही छुपा हुआ है, सारा डिफरेंस इसके अंदर ही छुपा हुआ है। बाकी सारी चीजें आप देख लो, आपने अल्टीमेटली सब चीजें वही ले रखी है, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना। आप बोलोगे सर कॉस्ट शीट में मटेरियल कंज्यूम जो ले रखा हमने डायरेक्ट मटेरियल, और यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम अलग ले रखा है, हमने अलग ले रखा है, लेकिन हमने यहां पे क्या किया है, यहां पे हमने सारे मटेरियल के खर्चे को एक साथ कंसिडर कर दिया, जबकि हमने जब कॉस्ट शीट बनाई थी तो हमने यहां सिर्फ 40,000 का डायरेक्ट मटेरियल ले रखा था, इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं ले रखा था, हमने यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो अगर आप मैं देखूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल मेरा था कितने रुपए का, इनडायरेक्ट मटेरियल 80,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल था, और इसके अलावा एक दो चीजें और थी ना, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। तो हमने क्या किया, हमने अपने कॉस्ट शीट के अंदर जो ले रखा है, कॉस्ट शीट के अंदर हमने ये 80 माइनस 40 ये डायरेक्ट सिर्फ पार्ट ले रखा है, बाकी कोई चीजें नहीं ले रखी। अगर आप बाकी चीजों का इफेक्ट देखोगे 13,000 रुपए का इफेक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, वो हमने अलग से ले रखा है, मतलब वो हमने अपने पीएनएल अकाउंट में एक साथ ऐड कर दिया सारे मटेरियल के अंदर। हमने सीधा सीधा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ये वाला फंडा लगा के सीधा हमने अपना डायरेक्टली निकाल रखा है। बट कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप तो बस ये देखो कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने अंडर अब्सॉर्ब्ड है, यही मेन कॉज ऑफ डिफरेंस है, बाकी कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। और अगर आपने जो वो शॉर्टेज वाली बात करी थी, हमने जो शॉर्टेज की बात करी थी, वहां अगर आप कॉस्टिंग पीएनएल में लेके उसको अब नॉर्मल मानते हुए कॉस्टिंग पीएनएल में ले लेते तो फिर क्या होता, फिर कुछ नहीं होता, फिर आपका वहां पे जो 20-23,000 का जो हमारा ये बचा था ना, क्या कहते हैं अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, वो 20,000 ही बचता। उस केस में ये यहां पे सिर्फ 20,000 आता, और वो 3,000 की शॉर्टेज आप अलग से माइनस करके दिखाते। लेकिन खेल यही होता, खेल यही होता, आप उसको अलग से माइनस करके दिखाते। जो 3,000 रुपए का बेसिकली अपने शॉर्टेज ले रखा था, वो हमने क्योंकि ओवरहेड्स के अकाउंट के अंदर ही डाल दिया था, तो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर आ गया। लेकिन अगर आप उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डालते तो फिर ये 20,000 रुपए अलग आता और ये 3,000 रुपए अलग आता, बस ये अलग अलग दिखते, है ना। अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स में हम 20,000 डालते और बाकी शॉर्टेज लिख के लिख देते 3,000 रुपए, तब भी आपका बाकी सेम रहता। इतना आंसर में आपका फर्क आता, ठीक है। तो मुझे बताओ ओके हो गई बात फटाफट से, ओके हो गई। बाकी आप आराम से बैठ के देखना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैल्यूएशन में सारी वैल्यूएशन सेम ढंग से करी है ना। वेजेस सारे, मतलब हमने वेजेस के खर्चे सारे ले लिए, मटेरियल हमने सारी फिगर सेम फिगर्स ली है। इसके अलावा हमने ओवरहेड्स में सिर्फ फर्क आया, ओवरहेड्स में हमने कम अब्सॉर्ब कर रखा है, बस उतना ही फर्क आया, बाकी सारी चीज हमने एज इट इज ले रखी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं, कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है ही नहीं। चलो जी, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़े फिर फटाफट से।
ठीक है ठीक है, चलो आओ। तो लास्ट क्वेश्चन करना है मेरे को आपके साथ आज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना, और फिर 2 क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो आपके होमवर्क में चले जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, चलो पढ़ते क्या कहता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल from the financial books of company having a normal production capacity of 60,000 units। तो बस एक ही पॉइंट है, यही वाला पॉइंट पूरे क्वेश्चन में। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी 60,000 यूनिट्स की है, ठीक है। तो इसका यूज देख लेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पहला उसने सेल्स दे रखा है ₹10 लाख, जिसमें हमने 50,000 यूनिट बेचे। तो कैपेसिटी 60,000 यूनिट की थी, बेचे हमने 50,000 है। देर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड यूनिट। ओके ओके, तो मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। इसका मतलब हमने जितने यूनिट्स बेचे हैं उतने ही यूनिट्स हमने प्रोड्यूस भी करे, ये मतलब हो गया। हमने उतने ही यूनिट्स प्रोड्यूस करे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का तो था ही नहीं। तो 50,000 यूनिट ही हमने ड्यूरिंग द ईयर बनाए, और वो सारे के सारे बेच दिए, ओपनिंग भी नहीं क्लोजिंग भी नहीं। जबकि हमारी बनाने की कैपेसिटी थी 60,000 यूनिट की। हमारी बनाने की कैपेसिटी थी 60,000 यूनिट्स की। फिर कहता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है 5 लाख एंड 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ने दे दिए। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर ₹1,50,000 ऑफ विच 60% आर फिक्स। तो फैक्ट्री एक्सपेंस एक्चुअल तो 1,50,000 है, जिसमें से 60% फिक्स्ड है। तो बैलेंस 40% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो मैं काम करूं, मैं यहीं पे साइड बाय साइड अपना बाइफर्केशन बनाते हुए चलूं। ये हो गए टोटल ओवरहेड्स, ये हो गया फिक्स्ड, ये हो गया वेरिएबल। तो मैं यहीं पर बनाते हुए चलता हूं। तो जैसे उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स में बता रखे हैं 1,50,000, ये उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स बता रखे हैं 1,50,000, जिसमें से उसने बोल रखा है 60% फिक्स्ड है। तो इसका 60% कितना आ जाएगा बताओ, ये 90 आ जाएगा क्या? 60% 90 आ जाएगा, और बैलेंस 60,000 आपका वेरिएबल हो जाएगा यहां पे। इसी तरह से एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 45,000 के, विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। ये पूरे 100% फिक्स्ड नेचर के, 100% फिक्स नेचर के। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ये टोटल ओवरहेड्स है 45,000 के, और ये सारे के सारे फिक्स्ड है, पूरे 45,000 फिक्स्ड है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है। और फिर एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं 30,000 के, ऑफ विच 40% आर फिक्स्ड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये टोटल हमारे कितने हैं, 30,000 है, जिसमें से 40% फिक्स्ड है, तो 12 और 18। चलो ये हमारा ओके हो गया। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 15,000, तो ये इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये इनकम हो गई 15,000 रुपए की। बस क्वेश्चन इतना ही है। वो कह रहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो इसके लिए आप पीएनएल अकाउंट बना लेते हो। फिर कह रहा है प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट एंड एसरटेन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, assuming that indirect expenses are absorbed on the basis of normal production capacity। तो ये मैं भी बता देता हूं आपको। और उसके बाद सी पोर्शन में कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स शोन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक्स। तो वही फाइनेंशियल अकाउंट्स के आपको बनाने हैं, प्रॉफिट्स निकालने हैं, आपको कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट्स निकालने हैं, और मेनली आपस में फिर आपको इसको रिकंसाइल करना है। ठीक है जी, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो पहले उसने जिस सीक्वेंस में पूछा हुआ है उसी सीक्वेंस में काम कर लो। सबसे उसने पहले उसने पूछा है कि आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स निकालो। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसके लिए हम क्या बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, पी एन एल अकाउंट। ठीक है जी, तो एक एक करके खर्चे डालना शुरू करो। और ये आसान है, ये बहुत आसान है। एक आएगा डायरेक्ट मटेरियल, एक आएगा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, वो आना नहीं। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख है, डायरेक्ट वेजेस 2.5 लाख है। तो 5 और 2.5 लाख, 2 डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, और क्या खर्चे हैं? फिर आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स है, 1,50,000 के फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। तो भाई फिक्स्ड और वेरिएबल हो, हमें तो टोटल खर्चे लेने हैं, हमें तो सारे लेने हैं यहां पे। तो 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये हो गए 1,50,000 के। चलो ये भी डन हो गया। फिर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे हमारे 45,000 के, तो ये भी हमें पूरे लेने हैं भाई। अब फिक्स्ड हो वेरिएबल हो, हमें क्या, हमें तो सारे खर्चे लेने। पीएनएल अकाउंट में तो फिक्स्ड वेरिएबल को अलग थोड़ी करते हैं, इसको तो हम सारे ही टोटल एक्चुअल खर्चा ले लेते हैं। ये हो गया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है 30,000 के, फिर वही बात है, हमें तो यहाँ पीएनएल में तो पूरा ही लेना है। तो 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये पूरा ले लेंगे 30,000। ये हमने ले लिया। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, यहां पे सिर्फ एक सेल्स आ जाएगा, WIP नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यहां पे सेल्स आ जाएगा, है ना। तो सेल्स कितने का उसने बता रखा था, उसने पहले ही बता रखा था 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस की मेरी सेल आ गई। एक चीज और आएगी, एक चीज और आएगी, वो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये हम लोग पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। तो उसने लास्ट में बताया था कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है मेरा 15,000 रुपए का, तो ये इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो ये भी इसमें आ जाएगी 15,000, है ना। बस क्लोज कर लो इसको, तो हमारे प्रॉफिट्स निकल के आ जाएंगे। तो टोटल आ रहा है 10,15,000। तो अब हमारे यहां प्रॉफिट्स बच के आ गए 2 प्रॉफिट, है ना। तो कितना प्रॉफिट बच गया, ये निकाल लो फटाफट से। -5 लाख, -4 लाख, -75,000। लो जी, तो ये प्रॉफिट बच रहा है 40,000 का। प्रॉफिट बच रहा है मेरा, मैं इसको अलग से कलर कर देता हूं। ये मेरा प्रॉफिट बच रहा है 40,000। लो जी, तो पहला मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है ना। अच्छा, बी पार्ट में उसने पूछा था, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसने बोला था प्रॉफिट निकालो एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो पता है इसमें क्योंकि उसने फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं, तो एक पॉइंट है जो हमने मेरे ख्याल से आई थिंक कॉस्ट शीट के चैप्टर में कवर किया था, आपको याद है कि नहीं आई डोंट नो, बट हमने एक पॉइंट कवर किया था। कॉस्ट शीट पे नहीं किया था हमने, हमने किसी और चैप्टर में किया था। एक पॉइंट था हमारा, हाँ कॉस्ट शीट का ही था, सॉरी कॉस्ट शीट के चैप्टर में किया था। तो कॉस्ट शीट के चैप्टर में एक हमने सीखा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जनरली क्या होता है कॉस्ट अकाउंट्स में, आप लिख भी लो इस पॉइंट को। जनरली इन कॉस्ट अकाउंट्स, इन कॉस्ट अकाउंट्स फिक्स्ड overheads are absorbed on the basis of normal capacity। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करते हैं।
चेक कर लेना बाद में, क्लास के बाद आप देख लेना। आपने एक क्वेश्चन करा था, अगेन मुझे क्वेश्चन नंबर तो अब ऐसे याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें यही पॉइंट आया था। तो हम लोग जो अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को ऑब्जॉर्व करते हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या था खेल, इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था कि आपको नॉर्मल कैपेसिटी बता रखी थी 60,000 यूनिट्स की। हालांकि हमने एक्चुअली में तो 50,000 यूनिट्स बनाए थे, बट हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 60,000 यूनिट्स की। तो यहाँ पे याद रखता है, जनरली हम क्या करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स को अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ऑब्जॉर्व करते हैं। बात समझ आ गई? क्यों? सिंपल है, मतलब कि भाई हम चाहे 60,000 यूनिट्स बनाए, चाहे हम 50,000 यूनिट्स बनाए, हमारी इतनी ही फिक्स्ड ओवरहेड्स रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। इसलिए हम लोग इसको अपने नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐसा ऑब्वियसली कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लो और इसके बाद अब आप मेरे साथ साथ बनाओ कॉस्ट शीट। अगर बस यही एक पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर यही एक पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये तो उसने दे ही रखे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। 5 लाख और 2,50,000, तो टोटल हो गया 7,50,000। इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर हम लोग इसमें डालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यही खेल है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में खेल है, आपको फिक्स्ड को अलग से लेना है क्योंकि फिक्स्ड वाला जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज होगा, और वेरिएबल को अलग लेना है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स तो आपके एक्चुअल जो प्रोडक्शन यूनिट्स उसी के हिसाब से निकला होगा, तो वो तो वेरिएबल तो एज इट इज आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हम लोग, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हम अब्सॉर्ब करेंगे वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और यही काम करने के लिए देखो मैंने यहां पे ब्रेकअप ऑलरेडी कर दिया था, ये लो, अब बस इसको रेफर करना है हमको। तो ये रहा मेरा फिक्स्ड वाला ओवरहेड 90,000 रुपए का, 90,000 का मेरा फिक्स्ड ओवरहेड रहा। तो ये कितना अब्सॉर्ब होगा, 90,000 रुपीज का मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है। ये नॉर्मल कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स की है, तो पर यूनिट मेरा इतना अब्सॉर्ब होना चाहिए। और मैंने बनाए हैं 50,000 यूनिट्स, मैंने बनाए हैं 50,000 यूनिट्स। तो ये बताओ कितना आ रहा है, 90,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 50। तो देखो ये आ रहा है 75,000, अंदर लिखना 75,000। और जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट है वो तो आपका, क्योंकि जितने यूनिट्स बनाए उसी के हिसाब से निकला होगा, तो ये आपका 60,000 यूनिट्स ही आए, मतलब 60,000 रुपीज ही आएगा 50,000 यूनिट्स के हिसाब से। तो जो टोटल आप अब्सॉर्ब करोगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को, वो कितना करोगे, 1,35,000, 1,35,000। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स हमने पूरा कर रखा होगा। तो देखो पहली बता रहा हूं, रिकंसिलिएशन में ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। इस बात को ध्यान रखना जब हम लोग करेंगे, है ना। तो ये इतना करके मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गया भाई, कोई WIP का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, कोई भी पंगेबाजी है ही नहीं, सीधा सीधा ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गया। ये है 8,85,000 का, 8,85,000 का मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गया। और यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। रीजन भी क्योंकि कुछ भी नहीं है बीच में, कोई फिनिश गुड्स नहीं है, कुछ नहीं है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और अगेन यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक जाने के बीच में हम जो भी चीजें करते हैं, कोई भी चीज है थोड़ी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो यही मेरा फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है ना। सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है, सॉरी। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं ना। और इसमें भी फिर वही बात है, वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग लिखना है। तो मैं पहले फिक्स्ड वाला लिख देता हूं, फिक्स्ड वाला अलग हो गया, वेरिएबल वाला अलग हो गया। तो वही बात है, वही बात है। अच्छा वेरिएबल तो इसमें था ही नहीं, ओह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में वेरिएबल तो था ही नहीं, सारा का सारा 45,000 फिक्स था। तो अगेन वही बात है, 45,000 रुपीज के ओवरहेड्स है, कितने यूनिट्स पे, कितने नॉर्मल कैपेसिटी पे हम कितने यूनिट्स बेच सकते थे। क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम जो आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खर्चे लेते हैं वो यूनिट सोल्ड के हिसाब से लेते हैं, हालांकि यहाँ पे सेम ही है।
हम 60,000 यूनिट्स कैपेसिटी है बना के बेचने की हमारी, लेकिन हमने कितने बेचे हैं? हमने बेचे 50,000 यूनिट्स ही हैं। तो कितना आप अब्सॉर्ब करोगे? 45,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50, तो ये आ रहा है 37,500। वेरिएबल कुछ है नहीं इसमें, तो सारा का सारा फिक्स्ड है। तो 37,500 के ओवरहेड्स आपके यहाँ पे अब्सॉर्ब होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर, है ना। और सेम थिंग गोज विद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेम थिंग गोज हियर आल्सो, फिक्स्ड वेरिएबल। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे इसमें? ब्रेकअप हमने यहां पे कर रखा था। ये रहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स 12 है और वेरिएबल 18 है। अगेन 12,000 के मेरे फिक्स्ड ओवरहेड होते, मेरी कैपेसिटी है बेचने की, बना के बेचने की कैपेसिटी है 60,000 यूनिट्स की, लेकिन मैंने बेचे हैं 50,000 यूनिट्स। तो कितने अब्सॉर्ब हो गए मेरे? कितने ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो गए? 12,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50, ये 10,000 आ रहे हैं, 10,000। और वेरिएबल वाले तो मेरे कितने थे? वेरिएबल वाले मेरे 18 थे, 18। तो टोटल कितने ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो गए? 28,000। टोटल ओवरहेड्स कितने अब्सॉर्ब हो गए? 28,000, है ना। तो बस इसको ऐड कर दो तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था? 8,85,000 प्लस 37,500 प्लस 28,000, तो ये आ रहा है 9,50,500। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 9,50,500। और सेल्स कितनी है? सेल्स तो उसने बताई रखी थी 10 लाख की सेल्स थी, जो हमने ऊपर भी ले रखी है। तो प्रॉफिट मेरा बैलेंस आ गया, प्रॉफिट मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। चलो, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? ये आएगा आई थिंक 49,500। 49,500 का मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। चलो जी, तो यहां तक पहुंच जाओ फटाफट से, फटाफट से यहां तक पहुंच जाओ पहले। यस, अगर ये हो गया भाई तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चुटकी बजाते हो जाएगा, बहुत आसान है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सोचने वाली बात है बस। हमारा अलग अलग क्या क्या आया? तीनों ओवरहेड्स का अमाउंट अलग आया है, और दो दो क्या रहा था, एक इनकम है जो पीएनएल अकाउंट में हमने डाली है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की, इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है ना। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आया मेरा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ये हमने निकाल लिया 49,500। अब सिर्फ डिफरेंस को देखो, आप डिफरेंस चेक करना, आओ डिफरेंस चेक करो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल बस देखो, टोटल टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,35,000 के हमने कॉस्ट शीट में लिए, जबकि पीएनएल अकाउंट में 1,50,000 लिए। तो मतलब यहां पे 15,000 से कम लिए हुए हैं, हमने 15,000 से कम ओवरहेड्स लिए हैं। तो अगर कम ओवरहेड्स लिए हैं तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा कॉस्ट अकाउंट्स में। तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉफिट्स को कम कर दूंगा, तो मैं लेस के अंदर लिख दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसको हम वही बोल देंगे अंडर अब्सॉर्ब्ड, अंडर अब्सॉर्ब्ड। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो कर लेता हूं। टोटल तो 1,50,000 थे, हमने कॉस्ट शीट में 1,35,000 लिए हैं, तो 15,000 के ओवरहेड्स कम अब्सॉर्ब हुए हैं। और सारे ही अंडर अब्सॉर्ब होंगे, देख लेना सारे ही अंडर अब्सॉर्ब होंगे, क्योंकि सब में ही वही डिवाइड बाय 60 इंटू 50 किया है, तो कम ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हुए हैं सारे ने, सारे में सेम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब्ड, चेक कर लो, अंडर अब्सॉर्ब्ड ही होगा। टोटल ओवरहेड्स कितने थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में? टोटल हमने कितने ले रखे थे? हमने पीएनएल अकाउंट के अंदर 45 ले रखे हैं टोटल, जबकि हमने अब्सॉर्ब कितने करे कॉस्ट शीट के अंदर? हमने कॉस्ट शीट के अंदर कितने अब्सॉर्ब कर रखे हैं? हमने 37,500 कर रखे हैं, थे 45 कर रखे हैं 37,500। तो आओ 45,000
माइनस 37,500, तो ये आ गया 7,500, 7,500। और सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी, ये भी अंडर अब्सॉर्ब्ड है। कितने टोटल ओवरहेड्स हैं जो हमने पीएनएल में भी ले रखे हैं? तो पीएनएल में कितने ले रखे हैं हमने? पीएनएल में 30 ले रखे हैं, और जबकि हमने यहां पे अब्सॉर्ब कितने कर रखे हैं? 30 की जगह हमने 30 की जगह 28 अब्सॉर्ब कर रखे हैं, तो यहां पे भी कम अब्सॉर्ब कर रखे हैं। तो 30 माइनस 28, तो ये आ गया 2000, ये आ गया 2000। बस एक तो ओवरहेड्स हो गए तीनों जो अंडर ऑब्जॉर्ब्ड है, और इसके अलावा एक इनकम है जो हमने पीएनएल अकाउंट में ले रखी है, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 15,000 की। ये हमने ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंट्स में ले नहीं रखी, लेते नहीं है, तो इसकी वजह से मेरे कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट कम आ रहे होंगे, प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट के हिसाब से ज्यादा आ रहे होंगे। तो कॉस्ट अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में आने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो 15,000 के अगर मैं पीएनएल में मतलब इनकम ऐड कर दूंगा, और क्योंकि मैंने कॉस्ट शीट में नहीं ले रखी, तो इससे मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। बस चेक कर लेना, ये प्लस माइनस करके चेक कर लेना मेरे कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो 49,500 प्लस 15 माइनस 15 माइनस 7,500 माइनस 2,000, तो देखो भाई आ गए 40,000, 40,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, बस दैट्स इट। तो अब ये चैप्टर मेरे साइड से तो होता है खत्म, और दो क्वेश्चन बस रह गए। एक तो लास्ट आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपको क्वेश्चंस अपने आप करने हैं, तो अगर बाय चांस अटकोगे तो एक बार ट्राई करना सोल्यूशन से। अटकोगे नहीं, वैसे मुझको नहीं लगता, अगर आपको समझ आ गई मेरी सारी बातें तो मुझे नहीं लगता आप अटकोगे, तो आप एक बार सोल्यूशन देख लोगे, तो अगर कोई कहीं किसी पॉइंट पे आप अटक रहोगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, और बाकी फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।